हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आंखों को नम कर देने वाली एक बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। गायत्री, मुझे आज ही अर्जेंट में एक अकाउंटेंट चाहिए। वह अपनी आदत से उलट थोड़ा तेज अंदाज में एचआर हेड गायत्री से बोला। यस सर, आई विल ट्राई, वह घबराकर बोली और इशारा पाकर केबिन से बाहर आ गई। अंदर आरव भी थोड़ा परेशान था। उसने अभी अपना बिजनेस शुरू किया था। उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जिस सैलरी पर वह रिक्रूटमेंट चाहता था वह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और बिना एग्जीक्यूटिव के उसके क्लाइंट को टाइमली बिलिंग नहीं हो पा रही थी। लंच के टाइम तक उसके पास एक सिंगल सीवी आया। उसने लंच किया और इंटरकॉम पर गायत्री से कैंडिडेट को अंदर भेजने के लिए कहा, और तकरीबन 2 मिनट बाद ही उसके केबिन में एक नाजुक सी दुबली पतली सांवली सी लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था और सफ़ेद दुपट्टे को सर पर अच्छे से डाला हुआ था। उसका गेटअप देखकर आरव ने दांत पींच लिए। ये एक ऑफिस है, ना कि कोई मंदिर जो वह इस तरह आई है। गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने उसे बैठने का इशारा किया। एक उचटती सी नज़र उस पर डालकर उसने सीवी उठा लिया। वह बिना मेकअप के थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में काजल तक नहीं था। उसके चेहरे पर हल्का पीलापन था। होंठ सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर मासूमियत थी। तो मिस कियारा गुप्ता, आपने अपनी पहली जॉब 3 महीने पहले छोड़ दी थी। बीच में इतने गैप का और जॉब छोड़ने का रीज़न? उसने उसके सीवी पर सरसरी सी नज़र डालते हुए कहा। कुछ पर्सनल रीजंस थे कि जॉब छोड़नी पड़ी, और तब से अब तक मैं ट्राई कर रही हूँ, उसने नपे-तुले लफ्ज़ों में जवाब दिया। आरव ने एक बार चौंक कर उसे देखा। वह मुश्किल से 21-22 साल की होगी। चेहरे की उदासी, कमज़ोरी और पीलापन होने के बावजूद उसके वजूद में एक मजबूती सी थी। पल भर के लिए चुप होकर उसने काम से रिलेटेड सवाल पूछने शुरू कर दिए, और वह जवाब देती रही। जल्द ही क्यारा को ऑफर लेटर मिल गया। बस आरव इस कन्फ्यूजन में था कि वह इतनी कम सैलरी पर काम करने के लिए कैसे तैयार हो गई, जबकि उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। फिर उसने सर झटक दिया कि जो भी हो, उसे तो सही एम्प्लॉय मिल गया है। क्यारा बाहर आ गई और पैदल ही चल दी। उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कल दोपहर के बाद से मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया था। आज 3 महीने बाद उसे नौकरी मिली थी, वरना जहाँ भी जाती उसकी बदकिस्मती उससे पहले वहाँ पहुँच जाती थी। अब तो भूख और थकावट की वजह से उसका सर घूमने लगा था। उसने अपनी उँगली में पड़ी सोने की अंगूठी की तरफ देखा। यही एक आखिरी चीज़ बची थी जेवर के नाम पर। करीब ही मार्केट में वह ढूंढते हुए एक सुनार की दुकान पर पहुंच गई और उस अंगूठी को बेचकर बाहर निकली और ऑटो से घर पहुंच गई। बस में पैसे ले जाने का रिस्क वह नहीं ले सकती थी, क्योंकि अब सैलरी मिलने तक इन्हीं पैसों से घर चलाना था। अगले दिन, सर, कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर मुझे लगता है कि हमारी बिलिंग दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड और दूसरी वेरिएबल। मेरे ख्याल से हमें फिक्स्ड बिलिंग का बिल जमा कर देने चाहिए, जिससे पेमेंट ड्यू हो सके, और वेरिएबल बिलिंग के लिए डाटा और ज़रूरी पेपर्स के साथ जो भी एक्स्ट्रा काम किया है उसका क्लाइंट एंड से अप्रूवल भी लेना चाहिए, तभी बिलिंग स्मूथ और विदाउट एरर हो सकेगी। वह ब्लैक कलर का सूट पहने हुए आरव के सामने बैठी थी। आ जाते ही उसने आरव के कहने के हिसाब से बिलिंग के लिए सभी कंडीशंस पढ़ी थी, और वह सभी रेट्स स्टडी करके उसके पास जा पहुंची थी। गो अहेड विद फिक्स्ड बिलिंग, आई विल अरेंज ऑल वेरिएबल बिलिंग डाटा। आरव को उसका तरीका पसंद आया। आज वह कल से बेहतर थी। आज भी उसने सर दुपट्टे से ढका हुआ था। सर, वन मोर थिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उन्हें सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं या नहीं? जैसे कि मैनेजमेंट फीस चार्ज करनी है, तो क्लाइंट ने जितना स्पेस और मैन पावर मांगी थी वो हमने पूरा किया या नहीं? आरव उसकी समझ और लॉजिक का कायल हो गया था। वह बहुत सही एक्सप्लेन कर रही थी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने जल्दी फिक्स्ड बिल बना दिए थे और सॉफ्ट कॉपी आरव को दिखाने के बाद प्रिंट कर दिए थे। 1 महीना होते होते आरव उसके काम करने के तरीके से इम्प्रेस हो चुका था। उसका सारा अकाउंट्स और बिलिंग का काम स्ट्रीमलाइन हो चुका था। क्लाइंट से भी पेमेंट आनी शुरू हो चुकी थी, और उसकी टेंशन भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। पिछले 4 महीनों में उसकी कंपनी ने 1 करोड़ का काम किया था, और कियारा ने 1 महीने में वह सारी पेंडिंग बिलिंग कंप्लीट कर दी थी। अब तो उनकी आधी से ज़्यादा पेमेंट भी रिलीज़ हो गई थी। काम बढ़ने के साथ उसने कियारा का प्रमोशन किया था, जिससे उसकी सैलरी और डिजिग्नेशन दोनों ही बढ़ गए थे। कियारा अभी भी उसे पहले रोज़ की तरह ही दिखती थी।
काम के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट और तैयार, लेकिन बाकी सबसे अलग, एकदम चुप। उसका बिहेवियर ऑफिस में काफ़ी लिया दिया था, खासकर मेल स्टाफ से। वह अनजाने तौर पर उसे अपनी नज़रों में रखने लगा था। क्यारा प्रॉपर अकाउंट्स का काम देखती थी। बिलिंग के लिए दो लोग अलग से रखे गए थे, एक असिस्टेंट उसके पास भी थी। फिर भी आरव उससे एक बार इनवॉइस ज़रूर चेक कराता था। गायत्री, क्यारा कहाँ है? उसने उससे फंड फ्लो लेने के लिए उसकी सीट पर नज़र घुमाई तो उसे ना पाकर उसका सिस्टम ऑफ देखकर पूछा, सर उसके घर से कॉल आया था, कोई अर्जेंसी थी इसलिए वह छुट्टी लेकर घर गई है। गायत्री ने कहा। ओके। वह अपनी सीट पर बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। आंखें बंद कर कुर्सी की बेग से सिर टिकाया तो एकदम से उसका खूबसूरत चेहरा उसके जहन में घूमने लगा। वह उसके पहले दिन से अब तक उसके बारे में सोचता रहा। उसे हमेशा सादा कपड़ों में गंभीर अंदाज में ही देखा था उसने। ना कोई हंसी के जलवे, ना अदाएं, ना भड़काऊ कपड़े, बस हमेशा सादा लिया दिया अंदाज। उसने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली थी और जो उसने आज छुट्टी ली थी तो उसे उसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। अचानक उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आंखें खोली और कियारा का नंबर डायल किया। हेलो कियारा। कियारा तो अभी यहाँ नहीं है, वह बाहर है। जी आप, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। ओ नमस्ते आंटी। आप कियारा को बुला दीजिए, कुछ ज़रूरी काम था। अच्छा बेटा, होल्ड करना। कियारा, कियारा बेटा, क्या हुआ? उसे परेशान देखकर उन्होंने पूछा। पल भर के लिए वह फ़ोन के बारे में बताना भूल गई। मम्मी, हमें आज शाम तक ये घर खाली करना है, मकान मालिक ने साफ इनकार कर दिया है। आप देखो पैकिंग का, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर कहीं रेंट पर घर नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। वह सच में बहुत परेशान थी। पापा हार्ट के मरीज थे और उन्हें ज़्यादा चलने फिरने की मनाही थी। वह अकेले कहाँ और क्या करेगी? इतनी जल्दी किराए पर कमरा मिलना आसान नहीं था। तू फिक्र मत कर, भगवान जी सब ठीक करेंगे। अरे हाँ, तेरे लिए फ़ोन है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। हेलो। जी सर। इज़ एवरीथिंग ओके कियारा? जी। आपने फ़ोन किया सर, कोई ज़रूरी काम था? उसने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा। अपनी कमज़ोरी दूसरे के सामने उजागर करना उसे पसंद नहीं था। तुमने फंड फ्लो रेडी कर दिया था? नहीं सर, मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए छुट्टी लेकर आ गई थी। सॉरी, लेकिन मैं तैयार नहीं कर पाई और शायद मैं कल भी नहीं आ सकूंगी। ठीक है। आरव ने ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा और फ़ोन रख दिया। लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कियारा बहुत परेशान है। उसने गायत्री से कियारा की फाइल मंगवाई और उसमें से उसका एड्रेस नोट कर लिया। कियारा की परेशानी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह उसे ऑकवर्ड भी फील नहीं कराना चाहता था, लेकिन उसे किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता था। वह 5 बजे ऑफिस से निकल गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो वह अपने मम्मी पापा के साथ किसी से बात कर रही थी, जो शायद मकान मालिक था। वो तीनों उससे चंद दिनों की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन वह उन्हें उसी वक्त निकालने पर अड़ा था। क्या हुआ कियारा? उसने गेट को हल्का सा पुश करते हुए अंदर कदम रखा। आप? वह उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। हाँ जी, क्या परेशानी है आपको? वह मकान मालिक से बोला। परेशानी क्या है? अरे ये है परेशानी, मकान खाली नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे मकान खाली करा सकते हैं? नोटिस तो देना चाहिए था। ओ बाबूजी, घर मेरा है, जैसे चाहे खाली कराऊं। आप कौन हो मुझे बोलने वाले? वह गरजा। सर आप प्लीज़ रहने दीजिए, प्लीज़, वह उससे रिक्वेस्ट के अंदाज में बोली। आप जाइए, 2 घंटे में मकान खाली हो जाएगा। आरव उसके मम्मी पापा की ओर बढ़ा। उन्हें नमस्ते करने के बाद वह बोला, आप लोग मेरे साथ चलिए, लेकिन आप परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा रखिए। उसने कोई नंबर डायल करते हुए कहा। वह उन्हें अपने घर ले आया। कियारा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे बड़े हक के साथ चलने को कहा। रघु काका को फ़ोन करके उसने पहले ही 2 रूम साफ करने के लिए कह दिया था। कियारा के मम्मी पापा को एक रूम में आराम करने का बोलकर वह कियारा को दूसरे रूम की तरफ ले गया। ये आपका कमरा है कियारा, उसने रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। सर थैंक यू, वह बहुत मुश्किल से बोल पाई। उसकी आंखों में नमी सी थी। ऐसा लगता था कि उसने मुश्किल से खुद को रोने से रोक रखा हो। चेहरे पर शर्मिंदगी और एहसान लेने वाले जज्बात थे। आरव उसे और ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए मुस्कुरा दिया, वरना दिल तो चाह रहा था कि उसे कहे कि मैं हूं ना, तुम्हें मेरे रहते परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी लिमिट्स में ही रहा। सर आपकी फैमिली, उन्हें हमारे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वह धीरे से सर झुकाकर बोली। मेरी फैमिली? मैं कुछ समझा नहीं। जी मेरा मतलब है आपके माता पिता और पत्नी। उसने पूछा। वह पल भर के लिए चुप हो गया। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अब आप आराम कीजिए, डिनर पर मिलते हैं, उसने कहा और चला गया। आरव के जाने के बाद उसने रूम में अपना बैग रखकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे से लगकर ही फर्श पर बैठ गई और खामोशी से रोने लगी। तमाम मजबूती और सख्ती आंसुओं में बह रही थी।
वह बेटा बनने की जितनी भी कोशिश करती सब नाकाम हो रही थी। हालांकि कभी भी मम्मी पापा ने उसे बेटे की कमी का एहसास नहीं कराया था, लेकिन उनके अंदर की तकलीफ वह समझती थी। कुछ दर्द तकलीफ बयान से बाहर होते हैं। कुछ देर बाद वह उठी और आंसू साफ कर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वह हाथ मुंह धोकर मम्मी को बोलकर किचन की तरफ आ गई। रघु काका शायद डिनर की तैयारी कर रहे थे। काका, मैं अंदर आ जाऊं? उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जी जी, आइए ना, कुछ चाहिए था बेटा आपको? उन्होंने प्याज काटना रोककर पूछा। जी काका, मैं आपकी मदद करूं तो आपको या सर को बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं खाली बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, अगर आपको एतराज ना हो तो, उसने अंदर आते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, एतराज कैसा? आरव साहब तो कभी किसी को अपने से छोटा और कमतर नहीं समझते। फिर आपको तो वह खुद यहाँ लाए हैं। उसे लगा रघु काका ने बोलते बोलते बात बदल दी, लेकिन फिर सर झटक दिया। लेकिन बेटा जी, आप आराम करो, मैं खाना तैयार करता हूँ, वह प्याज छीलते हुए बोले। मैं आटा गूंद देती हूँ, वह बोली और उनसे पूछकर आटा निकालने लगी। अभी उसने आटा तैयार किया ही था कि कुकर जिसमें दाल रखी थी उसमें सीटी आई और हरी मिर्च काटते रघु काका की उंगली कट गई। उसने जल्दी से गैस बंद किया और उनके हाथ पर पानी डालकर साफ किया और उनसे पूछकर बैंडेज लगा दी। उसने उन्हें जबरदस्ती बाहर किया और खुद खाना बनाने लगी। आरव पानी लेने के लिए किचन में जा रहा था कि पल भर के लिए दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया। वह खाना बनाने में बिजी थी। दुपट्टा साइड में करके बांधा हुआ था। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था जिससे चंद लटें निकलकर आवारगी से उसके गालों को चूम रही थी। वह उस टाइम आरव को बहुत प्यारी लगी। आज पहली बार उसने उसे बगैर सर ढके देखा था। वह उसे निहारते हुए ये भी भूल गया कि उसे प्यास लगी थी। सर, आप? उसे देखकर वह चौंक गई थी और दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजते हुए दुपट्टा सही करके सर पर ओढ़ लिया। किसी गैर मर्द के घर पर वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? उसके चेहरे पर अफसोस सा उतर आया। हाँ, मैं पानी लेने आया था, लेकिन आप खाना क्यों बना रही हैं? रघु काका कहाँ है? उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। उनकी उंगली में कट लग गया था तो मैंने ही उन्हें जबरदस्ती हटा दिया था। बैंडेज गीली होकर उतर जाती है इसलिए। आपने माइंड तो नहीं किया ना? ओह नहीं, बस आपको यहाँ सोचा नहीं था, उसने कहा और बाहर निकल गया। उसने रघु काका के साथ मिलकर टेबल पर खाना लगा दिया। आरव तो बस चुपचाप उसी को निहार रहा था। एक अरसे बाद खुशी उसने दिल से महसूस की थी। खाना भी अच्छा बना था। उसने दिल ही दिल में कियारा की तारीफ की। सुबह आरव की नींद जल्दी खुल गई तो वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और नीचे लॉन में नजर गई। उसने कियारा के लहराते दुपट्टे को देखा और वहीं खड़ा हो गया। वह सफेद रंग के सूट में बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। गेहुआ रंग, काले लंबे रेशमी बाल खुले हुए थे। वह लाल गुलाब के झाड़ के पास बैठी थी। गुलाब पर हाथ फेरते हुए वह जाने की सोच में डूबी थी। आरव ऊपर अपने कमरे की खिड़की से उसे निहार रहा था। वह नजरों से दिल में उतरती महसूस हो रही थी। तभी कियारा के हाथ में कांटा चुभ गया और उसके होंठों से हल्की सी आह निकल गई। ऊपर से उसे देखता आरव जल्दी से नीचे आया। वह उंगली को दूसरे हाथ से दबाए हुए खड़ी थी। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्या सोच रही थी? वह फिक्रमंद सा बोला। कियारा ने हैरानी से उसे देखा। वह उसी की तरफ देख रहा था। फिक्र के साथ साथ कुछ महकते हुए जज्बात भी उसकी निगाहों में मचलते हुए नजर आए थे। उसकी छठी इंद्री लम्हे भर में उसे वार्न कर चुकी थी। उसने झट से अपना हाथ खींच लिया। मैं ठीक हूँ सर, वह दुपट्टे से सर ढकती हुई कहने लगी और खड़ी हो गई। आरव भी उसके साथ ही खड़ा हो गया। वह उसे नजरें चुराते हुए देख चुका था। चलिए नाश्ता वगैरह कर लीजिए, ऑफिस के लिए 8:30 निकलेंगे। उसने और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। सर, मैं चली जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा कि आपके साथ ऑफिस जाऊं। आप बॉस और मैं एम्प्लॉय हूं, तो अलग जाना ही ठीक है, प्लीज, उसने नजरें झुकाए हुए ही कहा। आरव ने एक गहरी सांस ली और ठीक है कहकर अंदर चला गया। उसे कियारा की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वह उससे कुछ भी गलत बिहेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन वह क्यों ऐसे कह रही थी वह समझ नहीं पाया। उसके जाने के बाद कियारा ने जल्दी से बाल समेटकर जूड़े की शक्ल दी और दुपट्टा फिर से सर पर जमाकर अंतर अपने रूम में आ गई। वह आरव के जज्बातों को जरा भी हवा नहीं देना चाहती थी। उसे खुद से ज्यादा मम्मी पापा की फिक्र थी। वह आरव से अलग और पहले ही ऑफिस गई और उससे अलग ही वापस आई। उसे अब यहाँ रुकना बहुत अजीब लग रहा था और अब वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। आरव के जज्बातों को आवाज़ मिले उससे पहले ही उसे यहाँ से जाना होगा। उसे ये मोहब्बत, इश्क सब बेकार की बातें लगती थी। हालातों ने उसका इन जज्बों पर से यकीन हटा दिया था। आज भी वह किचन में रघु काका के साथ काम करा रही थी। शाम को अचानक पापा का बीपी बढ़ गया था तो वह दवाई लेकर लेटे थे। मम्मी उनके पास ही थी। आरव डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए गुपचुप अंदाज में कियारा को देख रहा था।
हालांकि ज़ाहिरी तौर पर निगाहें मोबाइल पर थी। कियारा को यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था और उस रोज़ सुबह के बाद से उसने काफ़ी अलर्ट रहना शुरू कर दिया था। वह अपने पुराने अवतार में ही रहती थी। साहब, आपके लिए खाना लगा दूँ? रघु काका ने पूछा। सिर्फ मेरे लिए? उसने काका की ओर देखा। जी, कियारा बिटिया कह रही हैं कि उनका मन नहीं हो रहा है। जब उनके पिताजी की तबीयत संभलेगी तो वो सब साथ में खा लेंगे। ठीक है, आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए, अभी मन नहीं है मेरा भी। उसने कहा। कियारा किचन में खड़ी सब सुन रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि आरव ये सब उसे सुनाने के लिए ही कह रहा है। उसकी निगाहों की तपिश वह रुख फेरे हुए भी महसूस कर सकती थी। सर, आप खाना खा लीजिए प्लीज़। पापा के बिना मैं नहीं खा सकूंगी। आप माइंड मत कीजिए। उसने उसके पास आकर धीरे से कहा। और आपके बिना खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आदत हो गई है आपकी, उसने कियारा की तरफ देखकर कहा। लेकिन कियारा ने नजरें नहीं उठाई। आपको आदत नहीं डालनी चाहिए, कुछ आदतें छोड़ने में तकलीफ होती है, वह धीरे से बोली। और अगर आदत छोड़नी ही नहीं हो और बल्कि और भी पक्की करने का इरादा हो तो वह भी आज सब कुछ बोल देना चाहता था। कियारा को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, इसलिए जाने लगी। आरव ने उसकी कलाई थाम ली। जवाब तो दो। उसका गला सूखने लगा, सांसें अटक रही थी। वह अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव की पकड़ मजबूत थी। वह उसके सलोने चेहरे में खोया हुआ था। गहरी काली आंखों पर स्याह पलकों की झालर कांप रही थी। होंठ शायद बोलने के लिए लफ्ज तलाश रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा और उसकी मुस्कुराहट और अपनी कमजोरी उसे तपा गई। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। आपके घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, वह भर्राई आवाज में बोली। कियारा, क्या कह रही हो? मैंने कब कोई गलत बिहेव किया है? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। तुमने एक पल भी नहीं लगाया इल्जाम लगाने में। उसने अभी भी हाथ नहीं छोड़ा था। रघु काका जो कॉफी लेकर आ रहे थे, हालात को देखते हुए वापस पलट गए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे मन में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। छोड़िए मुझे प्लीज। मुझे अपने कमरे में जाना है। उसने लहजे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश की। और मैं हमारा कमरा एक करना चाहता हूँ। वह अब भी उसकी कलाई को पकड़े हुए था। आप अपने घर में पनाह देने की कीमत मुझसे ऐसे वसूलना चाहते हैं? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। उसकी आंखों में खौफ और नफरत साफ नजर आ रही थी। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बेवकूफ़ लड़की। उसकी बात पर आरव तिलमिला उठा। ये कहते हुए उसे हल्का सा खींचा तो वह उसके सीने से जा लगी। दोनों ही इस अचानक इंसिडेंट पर बौखला गए। वह उसके इतने करीब थी कि उसकी तेज धड़कनें भी उसे महसूस हो रही थी। कियारा के तो होश उड़ गए थे। आरव का लंबा कद, मजबूत बाहें, उसके भरपूर वजूद का एहसास और उसके वजूद की खुशबू में कियारा खुद को बेबस महसूस कर रही थी। धड़कनें काबू में नहीं थी। आरव की पकड़ पल भर को ढीली हुई और वह खुद को छुड़ाकर तेजी से भागते हुए अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। इधर आरव भी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला आया। आज सब कुछ बोलकर वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसकी नज़दीकों को याद करके वह बरबस ही मुस्कुरा दिया। अगले दिन ऑफिस में। कियारा, कम इनसाइड, उसने इंटरकॉम पर कहा। वह कल से उसके सामने नहीं आ रही थी। उसके अंदर आरव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रात भी उसने कुछ नहीं खाया और नाश्ते पर भी उसका सामना ना करना पड़ जाए, इस वजह से वह भूखी ही ऑफिस आ गई थी। अब जो उसने बुलाया तो पूरी हिम्मत जुटाकर वह खड़ी हुई। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। जी सर। बैठ जाओ। आरव के कहने पर वह बैठ गई, लेकिन नजरें नहीं उठाई। आरव ने आज पहली बार बेबाक भरपूर निगाहों से उसका जायजा लिया। आज भी सफेद रंग का सादा सलवार सूट पहने हुए, दुपट्टा सर पर डाले हुए वह नजरें झुकाए बैठी थी। चेहरे की रंगत लाल थी। वह लंबे कद और अच्छे फिगर की एक अच्छी खासी दिलकश लड़की थी, लेकिन वो खुद को संवारने की कोई कोशिश नहीं करती थी। वह उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। कियारा ने उसे देखा और उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर फिर से हवाइयाँ उड़ने लगी। वह उसे नहीं चाहती थी और उसके घर में फैमिली के साथ रह रही थी। उसके इजहार मोहब्बत ने उसको परेशान कर दिया था और अब उसका केबिन में बुलाना, जहाँ वह तन्हा उसके साथ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। जी सर, कोई काम था आपको? जब कई लम्हे खामोशी से निकल गए तो वह घबराकर बोल उठी। मुझसे शादी करोगी? वह एक पैर मोड़कर दरवाजे से लगकर खड़ा हुआ था। दोनों हाथ सीने पर बंधे थे। उसकी शौक निगाहें उसके चेहरे को देख रही थी। उसके दिल में उतरने वाली वह पहली लड़की थी। सर, ये ऑफिस है, यहाँ आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी आपने पूछ लिया है तो मेरा जवाब है कि मुझे शादी से नफरत है और मैं शादी नहीं करूँगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वह उसके लहजे के कड़वेपन पर चौंक गया।
लेकिन क्यों? मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मुझे बहुत काम है, दरवाज़े से हटिए, मुझे जाना है। और प्लीज़ आगे से कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा। आरव दरवाज़े से ज़रा भी नहीं हिला। वह गौर से उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर नफ़रत और गुस्सा बिखरा हुआ था। कियारा उसके करीब आ गई, लेकिन उसने हटने की कोई कोशिश नहीं की। तुमसे बात तो करनी है मुझे, यहाँ बात करोगी या कहीं और? अगर बात इसी बारे में है तो कहीं नहीं। कियारा, शादी तो तुम्हें एक न एक दिन करनी ही है, तो फिर अब क्यों नहीं? वह बहुत गौर से उसे देख रहा था। मैंने कहा ना, नहीं करनी मुझे शादी। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मुझे मजबूरन ये नौकरी छोड़नी होगी, और आपके घर से भी मैं अपनी फैमिली के साथ जल्दी ही चली जाऊंगी। उसका लहजा मजबूत था। इसकी ज़रूरत नहीं है। आरव दरवाजे से हट गया। शाम को आरव घर आ गया। मम्मी, ओ सॉरी आंटी। अरे नहीं बेटा, तुम मुझे मम्मी ही बोलो, अपने बेटे जैसे ही लगते हो। उनकी आंखों में एक साया सा ले रहा है। फिर तो मैं आज से अभी से आप दोनों को मम्मी पापा ही बोलूंगा। मुझे भी माता पिता मिल जाएंगे। उसने कहा। बेटा, तुम्हारे माता पिता साथ नहीं रहते? सरगम जी ने पूछा। वो दोनों तो हमेशा मेरे साथ हैं मम्मी, बस इस दुनिया से चले गए 12 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में। वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। आरव ने कहा। ओ माफ करना बेटा, तुम्हारा दिल दुखा दिया। अरे नहीं मम्मी, और आज पापा और क्या नजर नहीं आ रही हैं? उसने बात बदल दी। यूं भी उसकी नजरें उसी को खोजती रहती थी। वो दोनों किराए का घर देखने गए। क्या? लेकिन क्यों? क्या आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी है? मुझे बताइए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कब तक यहाँ रहेंगे? 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जाना तो होगा ही। क्यों जाना होगा? आप लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पापा से मैं बात कर लूँगा। वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं रहती। ऐसे में भगवान न करे अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो आप और कियारा कैसे सँभाल सकेंगे सब? बस मैंने कह दिया, कहीं नहीं जाएँगे आप अपने बेटे को छोड़कर। वह अपना फैसला सुनाते हुए बोला। बेटा, हम तुम्हारे माँ-पिताजी जैसे हो सकते हैं, लेकिन माँ-पिताजी नहीं हो सकते। कल तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी को जाने कैसा लगे। राजेश जी, जो तभी किराया के साथ आए थे, उससे बोले। कियारा लम्हे की चौथाई में अपने कमरे में चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर 1% हुआ भी तो तब की तब देखेंगे। अभी तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। उसने आराम से कहा, और तीनों मुस्कुरा दिए। उसने उस रोज के बाद कियारा से कुछ नहीं कहा और ना ही उसके रास्ते में आया, लेकिन वह हर पल उसकी नज़रों के पहरे में रहती थी। उसने उन लोगों को जाने से रोक लिया। कियारा की अभी भी हर पल यही कोशिश थी कि वह वहां से चली जाए, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद ना तो उसे कोई कमरा ही मिल रहा था और ना ही दूसरी जॉब। वह उसकी निगाहों की तपिश हर पल खुद पर महसूस करती थी, मगर उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। वह भी अब थकने लगी थी। तुम ठीक हो कियारा? क्या हुआ? वह कियारा के दर्द भरे चेहरे को देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। वह किसी से मिलने जाने के लिए ऑफिस से निकलकर पार्किंग लॉट में आया था। कियारा को बाहर जाते देख उसके पास आ गया था, जिसका चेहरा दर्द और तकलीफ से पीला पड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसके पेट पर था। कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, वह बामुश्किल बोल पाई। आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? वह फिक्रमंद था। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। उसने कियारा को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। ड्राइवर को हाथ के इशारे से मना कर दिया था। कियारा, क्या हुआ? कुछ बोलो। वह उसकी बिगड़ती हालत से परेशान हो उठा। उसकी आंखों से तकलीफ की वजह से आंसू निकलने लगे थे। उसने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ा हुआ था। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम प्लीज़ हिम्मत रखो। वह तेजी से ड्राइव करते हुए बोला। सर, मुझे घर ले चलिए प्लीज़। 5 मिनट बाद ही उसने नज़दीकी हॉस्पिटल में गाड़ी लगाई। वह बेहोश हो चुकी थी। आरव उसे अपनी बाहों में उठाकर फौरन इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ा। वहां फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करने के बाद उसे वार्ड में ले गए। पिछले 2 घंटे से वह परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवा रही थी। 10 मिनट के बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। मिस्टर बंसल, आपकी वाइफ अब ठीक है, बट आई वंडर आपने अभी तक उनका किसी गायकोलॉजिस्ट से चेकअप क्यों नहीं कराया? एनीवे, मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, बी श्योर टाइम से लेती रहें। डॉक्टर उसे कियारा का हस्बैंड समझकर बता रही थी। बट डॉक्टर, हुआ क्या है कियारा को? उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब? उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब है। जब उसका मिसकैरेज हुआ था तब शायद यूट्रस पर चोट लगी थी। इस वजह से जब भी उन्हें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और दर्द भी। बट डोंट वरी, आप मेडिसिन टाइम से दीजिए और प्रॉपर रेस्ट करेंगी तो वह बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि आप इन्हें ले आए, डॉक्टर ने कियारा को आते देख कर कहा। वरना प्रॉब्लम इतनी बढ़ सकती थी कि शायद ये कभी माँ नहीं बन पाती। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कुछ दिनों तक दूर ही रहना होगा।
डॉक्टर की बात पर जहां कियारा शर्म से सर झुका गई, वहीं आरव ये यकीन करने में लगा हुआ था कि उसने जो कुछ सुना क्या वह सच है। कियारा की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर ये मिसकैरेज, उसे लगा उसका सर फट जाएगा। तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था। उसने लाल आंखों से कियारा को देखा। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से रोड पर दौड़ रही थी, वह उसके बगल की सीट पर बैठी थी। कियारा ने जब उसे थैंक्स कहा तो उसके जवाब में उसके सवाल पर वह फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। फिर फौरन ही उसने नजरें झुकाकर मुंह फेर लिया। इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? हाँ, ये सच है, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला शीशा उतार दिया। एक कयामत थी जो उसके अंदर बरपा थी। कौन था वह जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या किसी ने जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? उसने खुद पर काबू करने की भरपूर कोशिश की। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती। वह उसके तेवर से घबरा गई थी, लेकिन ज़ाहिर नहीं होने देना चाहती थी। आरव के अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रह गई थी। तेजी से ड्राइविंग करते हुए वह घर पहुंचा और तेजी से उतरकर अपने कमरे में चला गया। वह सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन इस वक्त उस पर ऐसा जुनून हावी था कि उसका सब कुछ तहस नहस करने का मन हो रहा था। कियारा! आरव ने उसे पुकारा। वह ठिठक गई। इस वक्त घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। रघु काका के बड़े भाई की तबीयत खराब थी, वह उनके पास गांव गए हुए थे। मम्मी पापा के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। आरव ने मम्मी से कहकर उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाने से रोक दिया था। वह किचन में काम कर रही थी कि आरव भी उसके पीछे वहीं आ गया। तुमने बताया नहीं मुझे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसका बच्चा था वो? वह अड़ियल अंदाज में बोला। आपसे मतलब? आपको कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। आप जाइए यहाँ से, मुझे परेशान मत कीजिए। उसका अंदाज कियारा को गुस्सा दिला गया। क्यों, मालूम नहीं है तुम्हें कि वह किसका बच्चा था? इतना तो पता होना ही चाहिए था। वह उसके लहजे पर गुस्सा हो गया था। कियारा के होंठ भिज गए थे। वह उसकी बात पर शर्म से सुर्ख होने लगी थी। उसे आरव से इतने खुलेपन की उम्मीद नहीं थी। वह आंखें नहीं उठा पाई। उसकी खामोशी आरव के गुस्से को और भी भड़का रही थी। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था कियारा, लेकिन तुम इतनी घटिया और लूज करेक्टर निकलोगी नहीं जानता था। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कितने शरीफ हैं। उन्हें मालूम होगा तो डूब मरने का काम हो जाएगा उनके लिए। तुम सब लड़के एक जैसी होती हो। जब तक मन चाहा दूसरों के जज्बातों के साथ खेला, और जब मन भर गया तो छोड़ दिया। मिली थी एक लड़की मुझे भी, जो मुझे इस्तेमाल कर गई। सोचा था फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचूंगा भी नहीं। फिर तुम मिली, तुम्हें देखकर फिर दिल तमन्ना करने लगा। वह पल भर को रुका। क्यारा दूसरी ओर रुक किए सर झुकाए खड़ी थी। उसे इस तरह चुप देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। लेकिन मैंने ही गलत लड़की को चुन लिया था। तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम 4 पल साथ निभा सकती हो, उम्र भर नहीं। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो उस अजन्मे बच्चे तक की जान ले ली। उसने ज़हर बुझे लहजे में कहा। नहीं ली है मैंने जान अपने बच्चे की। मेरा बच्चा था वो, कैसे मार सकती हूँ मैं उसे अपने हाथों से? तुम मर्दों के लिए इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। सब कुछ अपनी मर्ज़ी से चाहते हो। लूज़ कैरेक्टर का सर्टिफ़िकेट बस हम औरतों के लिए ही बनाए। बिना शादी के प्रेग्नेंट नहीं थी मैं, शादी हुई थी मेरी। आज तक मुझे सफ़ेद और काले कपड़ों में ही देखा है ना? कभी सोचा है कि इस रंगीन जहान में मेरी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? क्योंकि विधवा हूँ मैं, अपने बच्चे के कातिल की विधवा। वह चिल्ला पड़ी और फिर रोते हुए भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जख्मों के टाँके टूट गए थे, जिनसे लहू आँसू बनकर बह रहा था। वह बेतहाशा फूट-फूट कर रो पड़ी। पता नहीं अतीत पर आंसू बहा रही थी या अपने हाल पर। आरव के तो होशो-हवास ही गुम हो गए थे। ऐसा कुछ तो उसकी समझ से भी परे था। वह चंद लम्हे फ्रीज सा होकर वहीं खड़ा रह गया। वह विधवा थी। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी और पिछले 8 महीनों से वह उसे देख रहा था। तो उसे इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे जरा होश आया तो रियलाइज हुआ कि उसने कितना घटिया इल्जाम लगा दिए थे उस पर। उसका दुख, उसकी तकलीफ का तो अंदाजा तक नहीं था उसे। छोटी सी उम्र में इतने दाग लिए हुए थी वह। वह तेजी से उसके कमरे तक गया। उसकी सिसकियों की आवाज उसका दिल चीर रही थी। वह दरवाजा खुलवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अचानक से रोने की आवाज बंद हो गई और कुछ गिरने की आवाज आई। दरवाजा लॉक था। उसने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न पाकर उसका दिल डूबने लगा। दरवाजा तोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो वह बेड के पास नीचे आड़ी तिरछी गिरी हुई थी। सर बेड के कोने से टकराया हुआ था और खून निकलकर फर्श को रंगीन कर गया था। वह तेजी से उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गई और बोली,
आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, आप इन्हें एडमिट करा दीजिए। हमने फिलहाल रोकथाम कर दी है, लेकिन उन्हें चंद दिनों तक इलाज और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर नीलिमा भटनागर जिन्होंने पहले भी केरा का ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने आरव से कहा। डॉक्टर के साथ खड़ा जुगल ये सुनकर चौंक पड़ा। वह आज पीएफ डिपार्टमेंट में अठोराज सिग्नेटरी लेटर सबमिट कराने के लिए उस पर आरव के साइन लेने आया था। जब उसने आरव को कियारा को बाहों में उठाए हुए तेजी से रूम से निकलते देखा, वह चौंक तो तभी गया था। और अब डॉक्टर का यह कहना कि वह आरव की पत्नी है, उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। आरव तो डॉक्टर के साथ बात करते हुए चला गया, लेकिन वह अभी भी शौक की हालत में खड़ा था। थोड़ी देर बाद आरव आया तो थोड़ा रिलैक्स था। उसने अथॉरिटी लेटर पर उसके साइन लिए और तेजी से निकल गया। आरव ने कियारा को एडमिट करा दिया, लेकिन होश में आते ही वह जाने की जिद पकड़े हुए थी। इधर सरगम जी और राजेश जी परेशान थे कि आरव और कियारा दोनों ही घर पर नहीं हैं। आरव के फ़ोन करने पर उन्हें मालूम हुआ कि कियारा की तबीयत खराब है और वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। 5 दिन बाद वह अस्पताल से घर आ गई। इन 5 दिनों में आरव ने उसका बहुत ध्यान रखा था और उसके अगले ही दिन ऑफिस पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी तबीयत है आपकी? जुगल के कहने पर वह थोड़ी हैरान हुई, फिर धीरे से बोली ठीक है और धन्यवाद कहकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। लेकिन आज पूरे दिन उसे बहुत अजीब सा लगता रहा, जैसे सब उसे देखकर कुछ बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और मुंह पर हाथ रखकर गुपचुप तरीके से कुछ कह रहे हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया। पूरा दिन वह काफ़ी बिजी रही। आरव भी आज ऑफिस में नहीं था, वह क्लाइंट ऑफिस मीटिंग के लिए गया था। शाम को जाने से पहले वह वॉशरूम से आ रही थी कि उसके कानों में रेविका और तनुजा की आवाज़ पड़ी। वह वहीं रुक गई। देखने में कितनी सीधी लगती है ये कियारा। यार आरव सर जैसे हॉट बंदे को फंसा लिया इसने। पता नहीं कब से साथ रह रहे हैं। तनुजा की आवाज़ में हसरत थी। यूं भी आरव उसका क्रश था, बल्कि उसका क्या, ऑफिस की कई लड़कियां उस पर मरती थी। भगवान जाने किसने किसे फंसाया है, मगर आरव सर इसके साथ सही मज़े कर रहे हैं। लिव इन में रहो, शादी का झंझट नहीं और जो चाहिए वो मिल ही जाता है। यूं भी मज़े तो इस मैडम के पूरे हैं। साथ रहो, खूब पैसा उड़ाओ, खाओ पियो ऐश करो, बदले में बस रात को बिस्तर पर ही तो जाना पड़ता है। रेविका ने कहा। ठीक है, फिर इतना सती सावित्री होने का नाटक क्यों करना यार? जो है वही दिखाओ ना। वो तो जुगल ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि डॉक्टर इसे वाइफ बोल रही थी सर की। देखने में जोगर और भोगने में सबसे आगे। इतना कहकर उन्होंने हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। ये बात सुनकर कियारा को बहुत दुख और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो ये बात थी जो वह सुबह से महसूस कर रही थी। सब उसे कितनी गिरी हुई नजरों से देख रहे थे, कितनी गंदी बातें कर रहे होंगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा, पैर कांप रहे थे। वह मुश्किल से ऑफिस से घर के लिए निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कहीं भी रेंट पर कमरा नहीं मिल रहा था। वह क्या करती? घर के बाहर सड़क पर तो रह नहीं सकती थी। इन्हीं तमाम बातों की वजह से वह आरव के साथ कभी ऑफिस नहीं आई। जितना वह रूमर्स से बचना चाहती थी, उतना ही इन सब में फंस गई थी। आरव ने उस दिन के बाद कभी उससे कुछ नहीं कहा था, बल्कि वह तो उसके सामने ही नहीं पड़ा था। वह जल्द से जल्द यहाँ से चले जाने के लिए बेचैन थी। कियारा बेटा आ जाओ, चाय बनाई है अभी, बाद में आराम कर लेना। सरगम जी जो आरव के साथ बैठकर चाय पी रही थी, उन्होंने कियारा को कमरे में जाते देख आवाज दी। उनकी आवाज पर उसके कदम चंद लम्हों के लिए सुस्त हुए, लेकिन फिर वह तेजी से कमरे में घुस गई। इसे क्या हुआ? सरगम जी उसके कमरे की ओर बढ़ गई। राजेश जी करीब के पार्क में गए हुए थे, वहां उन्हीं के हम उम्र कुछ दोस्त बन गए थे। आरव भी उनके पीछे आ गया। कियारा क्या हुआ? उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वह बेड पर अपने सर पर हाथ रखे हुए रो रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस तरह की बातें उसके बारे में हो रही थी। कियारा क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही है? वह उसे अपनी ओर करते हुए बोली। वह उनके गले लग गई और रोते हुए सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। मम्मी पापा आपसे ज़रूरी बात करनी है। आरव जो सभी बातें सुन चुका था, सरगम जी और राजेश जी से बोला। वह रोज रात में उनके पास आता था और थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने कमरे में जाता था। आज क्यारा को ऐसे रोते हुए देखकर उसका दिल कट कर रह गया था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि क्यारा के कैरेक्टर पर कोई आंच आए, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला भी नहीं जा सकता था। वह ऑफिस के लोगों की जुबान बंद नहीं कर सकता था, और अगर कर भी देता तो उनकी नज़रों को पढ़ने का हुनर कियारा के पास था। वह समझ गया था कि वह अपने कैरेक्टर को लेकर कितनी इमोशनल है। हाँ बेटा बोलो ना, राजेश जी ने कहा। पापा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हमारे पास ऐसा क्या है बेटा जो हम तुम्हें दे सकें? तुम एक बार बोलो तो सही। अगर हम तुम्हें कुछ दे सकें तो बहुत खुशी होगी हमें। पापा मम्मी मैं ज़िंदगी का इस सफ़र कियारा का हाथ थामकर पूरा करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो।
उसने हिचकिचाते हुए अपनी बात पूरी कर दी। उन दोनों के चेहरे पर पल भर के लिए खुशी आई, लेकिन अगले ही पल एक साया गम का भी लहरा गया। बेटे, अगर हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर पाते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं, उन्होंने उदास लहजे में कहा। लेकिन क्यों पापा? आरव, कियारा कियारा हमारी बेटी नहीं, बहू है। मेरे बेटे गगन की विधवा, सरगम जी ने कहा। मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है। क्या आप लोग उसकी शादी करने के पक्ष में नहीं हैं? वह कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, नहीं बेटा, हमें तो बहुत खुशी होगी, लेकिन कियारा वह कभी नहीं मानेगी। वह मान जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। राजेश जी ने कहा, मैं कियारा को मना लूंगा, मगर पहले आप लोगों की रजामंदी जरूरी है। हम तो राजी हैं, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ सर। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए भी अच्छा सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि उनके साथ अच्छा किया जाए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं विधवा हूँ, बल्कि कियारा आगे भी बोलना चाहती थी कि सरगम जी की भर्राई आवाज ने उसे रोक दिया। नहीं कियारा, नहीं मम्मी, प्लीज आज मुझे मत रोकिए। आपने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं चाहूंगी तो आप मुझे ये बात बोलने देंगी। तो सर, मैं मम्मी पापा के बेटे गगन की कातिल हूँ। अपने आप को विधवा मैंने खुद बनाया है, कातिल हूँ मैं। मम्मी पापा की खुशियों की, अपने पति की। आप एक कातिल से शादी तो नहीं करना चाहेंगे ना? वह आरव को हैरान छोड़कर कमरे से जाने लगी कि तभी आरव ने उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपने सवाल का जवाब लिए बिना जा रही हो? चलो मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूं, उसने गंभीर लहजे में कहा और उसको कलाई से पकड़कर खींचते हुए हॉल की ओर ले जाने लगा। छोड़िए मुझे सर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। वह खींचती हुए कलाई चुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राजेश जी और सरगम जी भी पीछे पीछे आ रहे थे और आरव को रोकने के लिए बोल रहे थे। वह बिना किसी की बात सुने उसे लेकर हॉल में एक और बने मंदिर में ले आया और माँ जगदम्बा के चरणों से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में सजा दिया। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आगे चलकर आरव और कियारा के इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा और क्या है कियारा के अतीत की सच्चाई, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।